आगे चलते हैं। आज अनुच्छेद 16 पर पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 16 का क्लॉज 5। देखिए ये बताता है कि ये तो ठीक है कि धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, मगर कोई ऐसा पद है जहां पर किसी धर्म विशेष के व्यक्ति की ही जरूरत है, तो वहां पर सरकार कानून के द्वारा यह व्यवस्था कर सकती है कि यहां पर इसी धर्म का व्यक्ति चुना जाएगा या अपॉइंट किया जाएगा। जैसे आप देखिए सेना में पूजा कराने के लिए वहां पर पंडित की नियुक्ति की जाती है सरकार के द्वारा। सेना में जो है नमाज अदा करने के लिए किसी मौलवी की नियुक्ति की जाती है सरकार के द्वारा। तो अब ये जो सरकार नियुक्त कर रहा है या अर्थात राज्य के द्वारा नियुक्ति हो रही है, तो अब नमाज अदा करने के लिए किसी हिंदू को थोड़ी नियुक्त किया जाएगा। वहां पर तो सिर्फ उन्हीं, जब वो नमाज अदा करने के लिए अगर वहां पर किसी की नियुक्ति की जा रही है तो जो उसका विज्ञापन जारी किया जाएगा तो विज्ञापन होगा कि वो व्यक्ति जो है मुस्लिम धर्म से संबंधित होना चाहिए। बिल्कुल इस प्रकार की गवर्नमेंट जॉब होती है। नहीं, मंदिर भी, अगर उस मंदिर में जो है वहां की व्यवस्था सरकार के द्वारा देखी जा रही है, मान लीजिए कोई मंदिर है, उसमें जो है कोई ट्रस्ट की स्थापना की गई, ठीक। अब ट्रस्ट में जो है नियुक्तियां कैसे की जाएंगी, सरकार उसके लिए कानून बना रही है, सरकार उसके लिए रूल रेगुलेशन जारी कर रही है, तो ट्रस्ट में नियुक्तियां की जा रही हैं। उस मंदिर का पुजारी कौन होगा, ट्रस्ट के द्वारा किया जा रहा है, तो उसके लिए फिर सरकार नियम बना सकती है। और जब सरकार नियम बना रही है तो अब वो एक तरीके से एक सरकारी पद हो गया, सरकार में नियुक्तियां कर रही है, तो सरकार नियुक्तियां करे तो विज्ञापन में कोई जारी किया जाएगा, उसमें इस प्रकार का शर्त होगी कि इसमें जो है वही व्यक्ति जो है इसमें अप्लाई करे जो हिंदू धर्म से संबंधित हो। उसमें कोई क्रिश्चियन जो है धर्म का व्यक्ति जो अप्लाई कर रहा है, कोई मुस्लिम अप्लाई कर रहा है कि मुझे बना दो, तो वहां पर उसको रोका जाएगा। और तब ये नहीं कहा जाएगा कि आप तो धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करते हैं। हमारा अनुच्छेद बताता है कि राज्य के अधीन कोई भी पद है, सरकार के अधीन कोई भी नियोजन है, कोई भी एम्प्लॉयमेंट, कोई भी अपॉइंटमेंट, कोई भी पोस्ट है, वहां धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 ये तो कह रहा है। अनुच्छेद 16 का एक्सेप्शन ये है, अनुच्छेद 16 का अपवाद ये है कि अगर कोई धार्मिक संस्था से जुड़ा कोई पद है या धार्मिक संस्था को रेगुलेट करने वाली कोई संस्था है, जैसे कोई श्राइन बोर्ड बनाते हैं, श्राइन बोर्ड होता है, कोई ट्रस्ट होता है जो उस धार्मिक संस्थान को रेगुलेट करता है, उसको नियंत्रित करता है, तो ऐसे संस्थान में कोई मेंबर की जो नियुक्ति की जा रही सरकार के द्वारा की जा रही है, तो इसमें जो है कानून के द्वारा यह शर्त रखी जा सकती है कि उसी धर्म को, उसी संप्रदाय के मानने वाले की इसमें नियुक्ति की जाएगी, दूसरा व्यक्ति इसमें अप्लाई फिर नहीं करेगा। और यहां पर यह नहीं चलेगा कि राज्य के अधीन कोई भी एम्प्लॉयमेंट, कोई भी अपॉइंटमेंट, कोई भी ऑफिस, कोई भी पोस्ट में जो धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता, यहां पर यह तर्क नहीं चलेगा। तो अनुच्छेद 16 का क्लॉज 1 और क्लॉज 2 तो ये कहता है कि हम जो है अपने नागरिकों को अवसर की समता देते हैं सरकारी नौकरियों में, हम उनके साथ जो है सात ग्राउंड पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे, जिसमें एक ग्राउंड धर्म भी है। लेकिन अनुच्छेद 16 का क्लॉज 5 यह अपवाद कहता है कि अगर कोई पद इस प्रकार का है जो धार्मिक है, जो सांप्रदायिक है, तो ऐसे पद में जो पदाधिकारी की नियुक्ति है वो उसी धर्म से संबंधित हो सकती है। ऐसे कानून बनाया जा सकता है, या ऐसे संस्थान को संचालित करने वाला कोई जो है गवर्निंग बॉडी है, ऐसे संस्थान को संचालित करने वाला कोई निकाय है, उस निकाय में जो सदस्य होंगे वो उसी धर्म से संबंधित होंगे, ऐसा कानून बनाया जा सकता है। ठीक, इतनी बात समझ आ गई? तो वहां सरकार नियुक्ति कर रही है, लेकिन चूंकि पद की प्रकृति ऐसी है तो वहां पर जो है उस व्यक्ति का कि अब अगर कोई जो है मदरसा बोर्ड है, मदरसा बोर्ड में सरकार नियुक्तियां कर रही है, तो उसमें इस प्रकार का कानून बनाया जा सकता है कि इसमें मुस्लिम धर्म को मानने वाले, मुस्लिम समुदाय को मानने वाले ही उस धर्म का व्यक्ति, उस धर्म का मेंबर ही उसमें जो है अप्लाई करे। कोई हिंदू अप्लाई कर रहा है, उसका जो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, या आप हिंदू धर्म के हैं। कोई क्रिश्चियन अप्लाई कर रहा है, कोई सिख अप्लाई कर रहा है, उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि मदरसा बोर्ड है, मदरसा बोर्ड में हमको उसी धर्म के व्यक्ति चाहिए। तो कई धार्मिक संस्थाओं को सरकार के द्वारा रेगुलेट किया जाता है,
अयोध्या मंदिर है, यहाँ को ट्रस्ट बना दिया गया, ट्रस्ट में जो है नियुक्तियां किस प्रकार से होंगी, सरकार मालिक कर रही है, तो सरकार उसमें कानून के द्वारा या उत्तर प्रदेश सरकार या राज्य केंद्र सरकार कानून के द्वारा तय कर सकती है कि सिर्फ इस धर्म का व्यक्ति ही इसके लिए जो है योग्य होगा, अन्य धर्म का व्यक्ति इसके लिए योग्य नहीं माना जाएगा। तो ये अपवाद है। तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अनुच्छेद 16(1) बताता है कि सभी नागरिकों को अवसर की समता दी जाएगी। अनुच्छेद 16(2) किसमें दी जाएगी? सरकारी नौकरियों में। अनुच्छेद 16 का संबंध किससे है? सरकारी नियुक्तियों से है, सरकारी पदों से है, सरकारी भर्ती से है। सार यह है कि जो गवर्नमेंट जॉब है, ये जो सरकारी पद हैं, सरकारी जो है नियुक्ति, यहां सरकारी नौकरी है, उससे संबंधित है। तो सरकार के अधीन कोई पद है, सरकार के द्वारा नियुक्ति की जा रही है, सरकार के द्वारा वहां पर पद भरे जा रहे हैं, तो उससे संबंधित है अनुच्छेद 16। तो अनुच्छेद 16 का क्लॉज 1 ये कहता है कि भारत के नागरिकों को अवसर की समता दी जाएगी। क्लॉज 2 ये कहता है अवसर की समता के 7 ग्राउंड बताता है। 7 ग्राउंड आपको पता होने चाहिए। 5 तो पहले वाले हैं जो अनुच्छेद 15 में थे, 2 और जोड़े गए हैं, डिसेंट और रेजिडेंस। यहां बताया गया 7 ग्राउंड पर भारत के नागरिकों के साथ सरकार के या राज्य के अधीन कोई भी पद है, कोई भी नियोजन है, वहां पर इन 7 आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके बाद ये दोनों क्या बता रहे हैं? ये दोनों बता रहे हैं अवसर की समता। अवसर की समता किसमें? सरकारी नौकरियों में या सरकार के द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों में। सरकार के अधीन जो पद हैं, जहां भर्ती हो रही है, जहां नियुक्तियां हो रही हैं, उनमें अवसर की समता दी जाएगी। किसको? भारत के सभी नागरिकों को। विदेशों की बात नहीं की जा रही है। विदेशियों के साथ हम भेदभाव कर सकते हैं, लेकिन भारत का अगर नागरिक है तो अनुच्छेद 16 का क्लॉज 1 और क्लॉज 2 यह अवसर की समता देता है। क्लॉज 1 यह बताता है कि भारत के सभी नागरिकों को सरकार के अधीन नियोजन में, पदों में अवसर की समता दी जाएगी। क्लॉज 2 यह बताता है 7 ग्राउंड कि इस आधार पर भारत में नागरिकों के साथ सरकार के अधीन पदों और एम्प्लॉयमेंट में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद से आगे जो है शुरू हो जाता है अपवाद। 3 ये बताता है खास प्रकार की नौकरियों में संसद द्वारा कानून बना के निवास की शर्त लगाई जा सकती है कि वहां के निवासी इसके लिए अप्लाई करें, आउटसाइडर नहीं। 16 क्लॉज 4 बताता है कि ठीक है, सबको अवसर की समता दी जाएगी, सभी नागरिकों को, मगर नागरिकों का वो वर्ग जो पिछड़ा है, बस ये कहा क्या, वहां SC ST OBC का प्रयोग नहीं किया गया, उसमें सब शामिल हो जाते हैं। कहा नागरिकों का वो वर्ग जो पिछड़ा है और अगर उनके सरकारी नौकरियों में या सरकार के अधीन जो पद है, सरकार के अधीन जो एम्प्लॉयमेंट है, उसमें उनकी अगर पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो उनके लिए रिजर्वेशन दिया जा सकता है। तो जो सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन दिया जाता है वो अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत दिया जाता है। इसीलिए फिर बाद में क्लॉज जोड़ा गया, कहा गया जो SC ST हैं उनको प्रमोशन में भी हम रिजर्वेशन देंगे। इसलिए बाद में क्लॉज और जोड़ा गया और कहा गया कि जो 50% की सीलिंग है बैकलॉग वैकेंसी में, वो लागू नहीं की जाएगी। वहां पर 50% से ऊपर भी हो जाएंगे तो भी उनको जो है वहां पर 50% की रिजर्वेशन की जो सीलिंग है लागू नहीं की जाएगी। अब हम बता रहे हैं आपको 16(5) ये कहता है कि कानून के द्वारा कोई धार्मिक पद या धार्मिक संस्थाओं को संचालित करने वाले किसी निकाय के किसी सदस्य के लिए यह व्यवस्था की जा सकती है कानून के द्वारा, वो उसी खास धर्म से संबंधित हो। तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि धर्म के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ धर्म के आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को अवसर की क्षमता दी जाएगी। लेकिन यहां अपवाद में कहा जा रहा है कि अगर पद की प्रकृति ऐसी है जिसके लिए उसी धर्म का व्यक्ति हमें चाहिए तो कानून ऐसी व्यवस्था कर सकता है। ये बात समझ आ गई? लिख लीजिए आर्टिकल 16(5) क्लॉज 5। A law can provide that an office of an incumbent that
law can provide that an office of incumbent relating to relating to religious institution relating to religious institution और रिलीजियस डिनोमिनेशन और डिनोमिनेशन माने कोई संप्रदाय उसका और अ मेंबर ऑफ इट्स गवर्निंग बॉडी और अ मेंबर ऑफ इट्स गवर्निंग बॉडी और अ मेंबर ऑफ इट्स गवर्निंग बॉडी should belong should belong should belong to to should belong to that particular religion और डिनोमिनेशन। ठीक, हिंदी में लिख लीजिए। उदाहरण के लिए जैसे मदरसा बोर्ड में नियुक्ति, उदाहरण के लिए जैसे मदरसा बोर्ड में नियुक्ति, मदरसा बोर्ड में नियुक्ति, श्राइन श्राइन बोर्ड में नियुक्ति, श्राइन बोर्ड श्राइन बोर्ड। अब जैसे वैष्णो देवी है तो वैष्णो देवी में जितना चंदा आता है सब श्राइन बोर्ड के पास जाता है कि श्राइन बोर्ड सारा वैष्णो देवी वहां जितना चंदा वगैरह आता है जितना चाहवा आता है सब श्राइन बोर्ड के पास जाता है। श्राइन बोर्ड पूरा वहां के वैष्णो देवी का पूरा जो है संचालन कर रहा है। कल को कानून बना के सरकार श्राइन बोर्ड को अपने कब्जे मान लीजिए, ले लीजिए, जब सरकार श्राइन बोर्ड को अपने कब्जे में ले लेगी तो अब श्राइन बोर्ड में किसकी नियुक्ति की जाएगी और वैष्णो देवी में कौन पुजारी बनेगा, फिर सबको सरकार देखेगी। जब सरकार देखेगी तो अब सरकार के अधीन पद हो जाएंगे और अगर पद हो जाते हैं तो सरकार कानून द्वारा व्यवस्था भी कर देगी, कानून के द्वारा ये व्यवस्था बन जाएगी किस प्रकार से कहां पर किस पद में कौन सा व्यक्ति चुना जाएगा, उसकी योग्यता क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्या होगी। जो एलिजिबिलिटी क्या होगी उसमें भी व्यवस्था कर दी जाएगी कि जो है इस धर्म का व्यक्ति इस पद के लिए योग्य माना जाएगा। जैसे उत्तराखंड में जो है वहां के 4 धाम में कई मंदिरों को जो है वहां पर सरकार ने अपने जो है अंडर में लिया है श्राइन बोर्ड के द्वारा। श्राइन बोर्ड में जो वहां का जो मुख्य सचिव होगा कुछ दूसरे लोग होंगे, ठीक है, तो इस प्रकार से व्यवस्था की गई है। हाँ लिखिए। कानून द्वारा कानून द्वारा कानून द्वारा यह व्यवस्था दी जा सकती है, कानून द्वारा यह व्यवस्था दी जा सकती है, कानून द्वारा यह व्यवस्था कानून द्वारा यह व्यवस्था दी जा सकती है कि किसी धार्मिक संस्थान किसी धार्मिक संस्थान या सांप्रदायिक संस्थान किसी धार्मिक संस्थान या सांप्रदायिक संस्थान में कोई पद किसी धार्मिक संस्थान या सांप्रदायिक संस्थान में कोई पद अथवा उसको संचालित करने वाले किसी निकाय में कोई सदस्य अथवा उसको संचालित करने वाले किसी निकाय का कोई सदस्य अथवा उसे संचालित करने वाले किसी निकाय का कोई सदस्य निकाय का कोई सदस्य जैसे श्राइन बोर्ड है ना, वक्फ बोर्ड है, करने वाले किसी निकाय का कोई सदस्य उसी धर्म विशेष से संबंधित हो, उसी धर्म विशेष से संबंधित होना चाहिए, उसी धर्म विशेष से संबंधित होना चाहिए।
ठीक। अब जो है अगला आर्टिकल, इसी आर्टिकल का अगला पार्ट, अनुच्छेद 16 का क्लॉज 6, ये जो है, ये जो जोड़ा गया है आपका 130वां 1/3 संविधान संशोधन द्वारा, संविधान संशोधन द्वारा ये हुआ है 2019 में, 130वां संविधान संशोधन 2019 में। ये क्या कहता है? ये कहता है जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जो आर्थिक रूप से 104, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जो ये बताता है, जो ईडब्ल्यूएस, इनको समझिए पहले, जो ईडब्ल्यूएस है, इनको सरकारी नौकरियों में 10% तक की आरक्षण दिया जा सकता है। इनको सरकारी नौकरियों में 10% तक आरक्षण दिया जा सकता है। और ये जो 10% दिया जाएगा, ये उसके अतिरिक्त होगा। जो पहले से ही आरक्षण एससी को दिया जा रहा है, एसटी को दिया जा रहा है, ओबीसी को दिया जा रहा है, जो लगभग जो है 50% बन रहा है, पहले से इतना आरक्षण दिया जा रहा है। ये आरक्षण जो है एससी, एसटी और ओबीसी, इस वर्ग को कुल मिला के लगभग 50% आरक्षण सरकारी नौकरियों में पहले से दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, अर्थात जो एससी, एसटी, ओबीसी में नहीं आ रहे हैं, जो इस आरक्षण की स्कीम में नहीं आ रहे हैं, माने ये जनरल के लिए लिया गया है, वो जनरल कैंडिडेट जो किसी वर्तमान आरक्षण की स्कीम का फायदा नहीं उठा रहे हैं, वो जनरल कैंडिडेट को, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको सरकारी नौकरियों में अधिकतम 10% तक आरक्षण दिया जा सकता है। शिक्षा में भी, शिक्षा में दिया जा रहा है अनुच्छेद 15(6) के तहत, सरकारी नौकरियों में दिया जा रहा है। हाँ, संशोधन ही, इस संशोधन के द्वारा जो है शैक्षिक संस्थाओं में उनके लिए व्यवस्था की जा सकती है, और क्लॉज 16 के तहत जो है सरकारी नौकरी में व्यवस्था की जा सकती है, ये बताता है। बस समझ आ गई। लेकिन जो निजी शैक्षिक संस्थान है, उसमें क्या शामिल नहीं है? कौन से शैक्षिक संस्थान शामिल नहीं है? अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान। अगर कोई, जैसे वहां पर था ना, यहां पर तो अल्पसंख्यक वाला कोई प्रोविजन नहीं है। शैक्षिक अनुच्छेद 15 में शैक्षिक संस्थानों में, निजी शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण दिया जाएगा, मगर अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। निजी में सरकार सहायता मिले चाहे ना मिले, दिया जाएगा। लेकिन अगर वो जो है माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, किसी क्रिश्चियन मिशनरी ने उसको स्थापित किया है, किसी सिख मिशनरी ने स्थापित किया है, किसी मुस्लिम मिशनरी ने उसको स्थापित किया है, अगर कुछ ऐसी बात है, तो वहां पर जो है, इसको कहते हैं अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान, वहां पर नहीं दिया जाएगा। ठीक, तो इसको पहले समझ लीजिए ये क्या है, कि ये जो है ईडब्ल्यूएस को जो है अधिकतम 10% तक जो है सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन की व्यवस्था की जा सकती है। देखिए, हम फिर से बताएं कि रिजर्व इस सरकार के ऊपर है। सरकार को लगता है कि जानी चाहिए तो करेगी, सरकार को लगता है कि नहीं की जानी चाहिए हटा देगी। ठीक, यह है। नहीं, 103 में जो है ये सिर्फ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, माने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है। अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कौन होगा? सरकार इसको अलग अलग समय पर नोटिफाई करेगी। जैसे वर्तमान में जिसकी सालाना आमदनी, जिस परिवार की सालाना आमदनी 8 लाख से कम है, उसको आर्थिक रूप से कमजोर माना गया है। ठीक, और उसमें कई चीजें जोड़ी जाती हैं। उसमें जो है किस प्रकार से आपकी फैमिली इनकम को काउंट किया जाएगा, इसी प्रकार से आप जब रह रहे हो, आप जिस मकान में रह रहे हो, उसका जो है कितनी माप है। अगर 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा है मकान या उतना है, आपको आर्थिक रूप से कमजोर नहीं माना जाएगा। आपके पास कितनी जमीन है, कितनी खेती की जमीन है,
प्लाट है, प्लाट कितना है, शहर में कितना बड़ा प्लाट है, या गांव में या टाउन एरिया में कितना प्लाट है, ये सारी तमाम चीजों को वहां पर जो है गणना की जाती है, तब तय किया जाता है कि आर्थिक रूप से कमजोर कौन होगा। तो सरकार अलग अलग समय पर वो मानक, वो नॉर्म्स, वो स्टैंडर्ड तय करती है। तो वर्तमान में क्या है कि जो 8 लाख से जिनकी आमदनी कम है, अथवा कैसे मकान में रह रहा है, अथवा उसके पास कितनी जमीन है, लैंड कितना है, प्लॉट कितना बड़ा है शहर में या गांव में, उसके आधार पर तय किया जाता है। तो लिख लीजिए इसको। राज्य को अनुमति है, ये अनुच्छेद 16 क्लॉज 6, पहले ये हेडिंग का 103 संविधान संशोधन 2019, लिखिए इसको। देखिए, राज्य को यह अनुमति है, लिखिए, राज्य को यह अनुमति है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को जिन्हें मौजूदा किसी रिजर्वेशन स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा है, जिन्हें मौजूदा किसी रिजर्वेशन स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा है, योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, को राज्य के अधीन पदों और नियोजन में, राज्य के अधीन पदों और नियोजन में अधिकतम 10% तक, पदों और नियोजन, एम्प्लॉयमेंट, राज्य के अधीन पदों और नियोजन में अधिकतम 10% तक आरक्षण दिया जा सकता है। 10% तक आरक्षण दिया जा सकता है। पहला चेंज कीजिए, ये आरक्षण, ये 10% का आरक्षण, यह 10% का आरक्षण पहले से ही लागू आरक्षण के अतिरिक्त होगा। यह 10% का आरक्षण पहले से ही लागू आरक्षण के अतिरिक्त होगा। आरक्षण के अतिरिक्त होगा। पहले से कितना आरक्षण लागू है? पहले से लगभग 50% आरक्षण लागू है एससी, एसटी, ओबीसी को। तो इनके आरक्षणों को छेड़छाड़ नहीं किया गया है, इनका हिस्सा काट के नहीं दिया जा रहा है। इनको तो जो 50% मिल रहा है तो मिल ही रहा है। इसके अलावा अलग से जो है 10% प्लस और जो है ये ईडब्ल्यूएस को मिल रहा है। ठीक, ये है। इस प्रकार से आपका अनुच्छेद 16 जो है खत्म हुआ। एक बार हल्का सा हम रिकैप कर दें, अनुच्छेद 16 में आपने क्या क्या पढ़ा, ये एक बार हल्का सा देख लीजिए। चाहे तो आप इसको जो है एक जगह उतार भी लीजिए। अनुच्छेद 16 का क्लॉज 1 बताता है अवसर की समता, अवसर की समता। ठीक, अनुच्छेद 16 का किसको, दो बातें याद रखनी है, ये किसमें है? ये सरकारी नौकरियों में है। दूसरा सिर्फ नागरिकों को है। अनुच्छेद 16 सिर्फ भारत के नागरिकों को दिया गया है, विदेशियों को नहीं दिया गया है। और ये सरकारी नौकरी में अवसर की समता दी जा रही है। कोई प्राइवेट नौकरी है, कोई प्राइवेट जॉब है, वहां पर यह नहीं दिया जा रहा है। प्राइवेट जॉब में धर्म के आधार पर, अन्य आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, वहां पर अनुच्छेद 16 का आपको फायदा नहीं मिलेगा। अनुच्छेद, ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 16 का लाभ जो है आपको सिर्फ सरकारी नौकरियों में दिया जा रहा है।
तो अनुच्छेद 16 का क्लॉज ये कहता है कि सभी नागरिकों को, किसको, सिर्फ नागरिकों की बात कर रहा है, सभी नागरिकों को अवसर की समता दी जाएगी। अनुच्छेद 16 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 16 भी अवसर की समता दे रहा है, यह भी जो है अवसर की समता दे रहा है, मगर इसने 5-7 आधार बताए हैं। 7 आधार हैं: रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस। ये अवसर की क्षमता भी दे रहा है। ये बताता है कि भारत के सभी नागरिकों को अवसर की क्षमता दी जाएगी। और ये बताता है कि इन 7 ग्राउंड्स पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा सरकारी नौकरियों में। माने अनुच्छेद का क्लॉज 1 और क्लॉज 2 क्या बताता है? बताता है सरकारी नौकरियों में अवसर की समता। पहला बताता है सभी नागरिकों को अवसर की क्षमता दी जाएगी, दूसरा उसको और स्पष्ट करता कि इस 7 ग्राउंड पर भारत के किसी नागरिक को सरकारी नौकरी में भेदभाव या इनएलिजिबल नहीं माना जाएगा। क्या आपका धर्म यह है इसलिए आप इस धर्म नौकरी के लायक नहीं हो, आपकी जाति यह है इसलिए आप इस नौकरी के लायक नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। ये 7 ग्राउंड्स हैं जिस पर जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। माने सरकारी नौकरी में इस प्रकार से अवसर की क्षमता दी जाएगी। उसके बाद फिर यहां से अपवाद शुरू होते हैं। अनुच्छेद 16 का क्लॉज 3 ये बताता है रेजिडेंस, निवास, निवास के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। संसद कानून बना के निवास के आधार पर भेदभाव कर सकता है कि उस राज्य में या उस केंद्र शासित प्रदेश में उस पर्टिकुलर जॉब में वहां के निवासी ही अप्लाई करेंगे, दूसरे अप्लाई नहीं कर सकते। तो अनुच्छेद 16 का क्लॉज 3 बताता है निवास के आधार पर भेदभाव हो सकता है, हो सकता है, मगर ये अधिक संसद के द्वारा, संसद कानून बना के बता सकती है कि छत्तीसगढ़ की या आंध्र प्रदेश की वो खास वैकेंसी में उस आंध्र प्रदेश के वहां के निवासी ही अप्लाई करेंगे, दूसरे नहीं करेंगे। अनुच्छेद 16 का क्लॉज 4 ये बताता है कि जो है SC, ST, OBC माने जो पिछड़े लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के नागरिक हैं, जो पिछड़े वर्ग के नागरिक हैं, इसमें कौन आ रहे हैं? इसमें आ रहा है OBC, SC, ST। इनको जो है सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा, इनको जो है आरक्षण दिया जाएगा। देखिए यहां हमने कहा कि कास्ट के आधार में कोई भेदभाव नहीं करेंगे, सबको अवसर की क्षमता देंगे, लेकिन इसका अपवाद यह है कि जो पिछड़े वर्ग के नागरिक हैं उनको हम आरक्षण देंगे अगर सरकारी नौकरियों में उनका एडुकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, सरकारी नौकरी में उनकी पर्याप्त भागीदारी नहीं दिखाई पड़ रही है, हम उनको आरक्षण देंगे। ठीक, इसके बाद जो है 16(4) क्लॉज ए ये बताता है SC और ST को पदोन्नति में आरक्षण। ठीक, फिर 16 का क्लॉज का 4 का सब क्लॉज भी ये बताता है कि जो बैकलॉग वैकेंसी हैं वहां पर 50% की जो ऊपरी सीमा है रिजर्वेशन की वो वहां पर लागू नहीं की जाती है। ठीक, पूरी बैकलॉग वैकेंसी जो है हम जो है रिजर्व मान लेंगे। माने ऐसा भी होता है कि वैकेंसी आई, मान लीजिए 100 वैकेंसी आई, पूरी बैकलॉग वैकेंसी है, वहां एक भी जगह का कैंडिडेट भर्ती नहीं किया जाएगा, सब जो है SC, ST, OBC के ही भर्ती होंगी। आप कहोगे ये तो पूरी 100% वैकेंसी पूरी जो है आप रिजर्व कर दिया। हाँ, रिजर्व कर सकते हैं। बैकलॉग वैकेंसी में ये 50% की जो सीमा है रिजर्वेशन की, ये अप्लाई नहीं की जाती है। फिर है 16 क्लॉज 5, ये क्या कहता है? धार्मिक पदों पर उस धर्म का व्यक्ति ही चुना जाएगा। अगर पद कैसा है? धार्मिक प्रकृति का, जैसे पुजारी का, धार्मिक पदों पर कोई धार्मिक पद जो सरकार के द्वारा नियंत्रित हो रहा है, देखो निजी में तो कोई आरक्षण नहीं है, लेकिन हम सरकार द्वारा जहां नियुक्ति हो रही है वो पद धार्मिक है, धार्मिक पदों पर उसी धर्म का व्यक्ति
उसी धर्म का, नहीं हमारा मंदिर है, हमारे मंदिर में हम स्वतंत्र हैं, हम कुछ भी भेदभाव करें। लेकिन मान लीजिए एक सार्वजनिक मंदिर है जिसका नियंत्रण सरकार कर रही है, जैसे वैष्णो देवी मंदिर है, अभी उसको श्राइन बोर्ड देख रहा है, श्राइन बोर्ड अभी सरकार के नियंत्रण में नहीं है, लेकिन मान लीजिए कल को कानून बन जाता है कि वैष्णो देवी की पूरी देखरेख ये श्राइन बोर्ड जो है सरकार के अधीन होगा। श्राइन बोर्ड संस्था है जो पूरी वैष्णो देवी में जितना चढ़ावा आता है पैसा रुपया सब श्राइन बोर्ड के पास जाता है, कि श्राइन बोर्ड उससे पूरा संचालन करते हैं, वहां पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगी, सड़कें बनवाएगी, वहां पर जीना बनवाएगी, वहां पर जो है बच्चों गरीब बच्चों के लिए जो है स्कूल खुलवाएगी। श्राइन बोर्ड पूरी वहां की व्यवस्था देख रही है। हम लोग जो भी वहां जाते हैं चढ़ावा लगाते हैं सब श्राइन बोर्ड के पास जाता है। अब श्राइन बोर्ड को अगर सरकार अपने नियंत्रण में ले लेगी तो नियंत्रण में लेगी, सरकार वहां पर नियुक्ति श्राइन बोर्ड के पदाधिकारी नियुक्ति सरकार करेगी, और फिर देवी मंदिर में जो पदाधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति फिर सरकार के द्वारा की जाएगी। ठीक, तो अगर की जाती है तो सरकार कानून द्वारा व्यवस्था कर देती कि इसी धर्म का व्यक्ति यहां पर होगा उन पदों पर, वहां पर रोक देगी। यहां पर मुस्लिम व्यक्ति इस पद पर नहीं आएगा, मुस्लिम व्यक्ति अप्लाई ना करे पुजारी बनने के लिए, मुस्लिम व्यक्ति अप्लाई ना करे इसके लिए। ठीक, ये चीज मुसलमानों संस्थानों के लिए भी है, ये क्रिश्चियन संस्थाओं के लिए भी है। जहां पर अगर सरकार द्वारा वहां पर कोई जो है वहां के जो है उनके क्रिश्चियन संस्थान कोई पदाधिकारी नियुक्त किया जा रहा है तो वहां पर यह कानून बन सकता है कि इसके लिए जो है वो ईसाई धर्म से संबंधित व्यक्ति होना चाहिए। धार्मिक पदों पर उसी धर्म का व्यक्ति, उसी धर्म का व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी। ठीक, और आखिरी क्या है 16x6, ये किसका है, ये बताता है जो EWS है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उनको जो है हम 10% का आरक्षण देंगे सरकारी नौकरियों में, सरकारी नौकरी में। मिटा देते हैं। डालते हैं। देखिए अभी तक आपने क्या पढ़ा, इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। अभी तक आपने पढ़ा अनुच्छेद 14 जो बताता है कानून के सामने समानता, अनुच्छेद 15 जो बताता है सामाजिक समानता, अनुच्छेद 16 जो बताता है सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता। ठीक, अब पढ़ रहे हैं हम अनुच्छेद 17। ये बताता है छुआछूत का निषेध, छुआछूत का उन्मूलन, छुआछूत का अंत। तो छुआछूत के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया हिंदी में वो है अस्पृश्यता का अंत, ये है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, द एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी।
क्या चीज पढ़ने में जाती? आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री में पढ़ाया जा रहा है ना? वो मेंस का है ना, मेंस का पोर्शन। देखिए, एबॉलिशन ऑफ अनटचबिलिटी ये बताता है कि जो है छुआछूत का अंत किया जाता है और इसका किसी भी रूप में आचरण जो है निषिद्ध है। किसी भी रूप में आप इसका आचरण नहीं कर सकते। माने आप इसका किसी भी रूप में समर्थन नहीं करोगे, शास्त्रों का हवाला देकर, धर्म का हवाला देकर, किसी भी तरीके से आप इसको जस्टिफाई नहीं करोगे। अगर आप इसको जस्टिफाई करते हो तो आपको माना जाएगा कि आप छुआछूत को प्रचारित कर रहे हो, आप छुआछूत को करने के दोषी हो। तो इसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध होगा और छुआछूत के आधार पर अगर कोई अपात्रता, कोई निर्योग्यता, कोई अयोग्यता को आप अप्लाई कर रहे हो कि आप अछूत, तो इसलिए ऐसा नहीं कर सकते, तो ये जो है कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। ये कह रहा है कि छुआछूत का अंत किया जाता है, उसका किसी भी रूप में आचरण का निषेध है। किसी भी रूप में आप छुआछूत का पालन नहीं करोगे और छुआछूत से पैदा, छुआछूत को आधार बना के आप किसी व्यक्ति पर कोई अपात्रता, कोई अयोग्यता अगर थोपते हो, लागू करते हो कि आप ये काम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आप अछूत हो, तो किसी व्यक्ति को अगर कोई काम आप नहीं करने देते हो इस आधार पर कि ये अछूत है, तो ऐसा करना कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। ये कहता है, ये कह रहा है कि छुआछूत का अंत कर दिया गया। अब किसी भी रूप में आप छुआछूत का पालन नहीं करोगे, किसी भी रूप में आप छुआछूत को अप्लाई नहीं करोगे, छुआछूत का आचरण नहीं करोगे। आप कितनी धार्मिक दार्शनिक व्याख्या करके छुआछूत का समर्थन नहीं कर सकते, आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। पता चला आप कोई जो है पुराण का, कोई स्मृति ग्रंथ का कोई जो है श्लोक पढ़िए और पढ़ के बताइए कि छुआछूत क्यों जरूरी था, उसकी क्या जरूरत थी, जस्टिफाई करते हैं। आप अगर ऐसा करते हो तो आप पर तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। किसी भी तरीके से कोई दार्शनिक, कोई बौद्धिक, कोई आध्यात्मिक, कोई भी आपकी व्याख्या, आपका व्याख्यान नहीं चलेगा। और अगर छुआछूत के आधार पर आपने किसी व्यक्ति को अपात्र बना दिया कि यह व्यक्ति काम नहीं कर सकता, अगर छुआछूत के आधार पर किसी व्यक्ति को आपने अयोग्य माना, तो कानून के अनुसार दंड दिया जाएगा। अब देखो, संविधान में इतना लिख देने से छुआछूत नहीं दूर सकती थी, तो संविधान का छुआछूत अंत किया जाता है। लेकिन अगर व्यक्ति छुआछूत कर रहा है तो उसके लिए कोई कानून होना चाहिए। अच्छा, छुआछूत तुमने किया, आओ जेल में आओ, और तब जो फाइन दो, कुछ ऐसा होना चाहिए ना। सिर्फ संविधान, कुछ संविधान के मूल अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ संविधान में लिखने मात्र से हमको नहीं मिलते, उनको में लागू करने के लिए हमको उसके लिए अलग से कानून बनाना पड़ता है। और संविधान का अनुच्छेद भाग 3 जिसमें फंडामेंटल राइट्स दिया गया है, भाग 3 जिसमें फंडामेंटल राइट्स दिया गया है, भाग 3 का एक आखिरी अनुच्छेद है आर्टिकल 35। यह बताता है कि किसी फंडामेंटल राइट्स को अगर आपको अप्लाई करना है ताकि उसमें दंड देकर जनता को मनवाएं, तो उस फंडामेंटल राइट्स को अप्लाई करने के लिए संसद के द्वारा कानून बनाया जा सकता है। फिर सुनिए कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स इस प्रकार के हैं जो हमको नागरिकों के विरुद्ध भी उपलब्ध हैं। ज्यादातर फंडामेंटल राइट्स हमको सरकार से उपलब्ध हैं, सरकार के विरुद्ध उपलब्ध हैं, राज्य के विरुद्ध उपलब्ध है कि राज्य ऐसा नहीं करेगा, राज्य वैसा नहीं करेगा। मगर कुछ फंडामेंटल राइट्स हमको नागरिकों के विरुद्ध भी उपलब्ध है। सरकार तो नहीं करेगी, नागरिक भी, इंडिविजुअल व्यक्ति, प्राइवेट व्यक्ति भी ऐसा नहीं कर सकता। जैसे छुआछूत, सरकार तो छुआछूत का पालन नहीं करेगी। कोई भी सरकारी संस्थान, सरकारी नियम, सरकारी रूल रेगुलेशंस, ऑर्डर, नोटिफिकेशन, सरकारी कानून के द्वारा छुआछूत को बिल्कुल बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये अधिकार जो दिया गया है, ये नागरिकों के विरुद्ध भी उपलब्ध है कि मेरे साथ सरकारी नहीं, मेरे साथ कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी जो है छुआछूत नहीं करेगा। मैं जिस बात पे आपको जोर देना चाहता हूं वो इस बात पे जोर देना चाहता हूं कि बात समझ आ गई जो हम कहना चाह रहे हैं? आपको बात समझ आई?
जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमें दे आर अवेलेबल अगेंस्ट एक्शन ऑफ स्टेट, कि राज्य हमारे साथ ऐसा नहीं करेगा। राज्य पर नियंत्रण लगाया गया है फंडामेंटल राइट्स जनता को देकर के, मगर कुछ फंडामेंटल राइट्स राज्य के साथ साथ हमको व्यक्तियों के विरुद्ध भी उपलब्ध है कि व्यक्ति भी ऐसा नहीं करेगा। उसी में से एक है अनुच्छेद 17, ये हमको राज्य के विरुद्ध भी उपलब्ध है और व्यक्ति के विरुद्ध भी उपलब्ध है। प्राइवेट इंडिविजुअल भी ऐसा नहीं करेगा। और जब कोई अधिकार हमको व्यक्ति के विरुद्ध भी उपलब्ध हो जाता है तो वो तभी लागू हो पाता है जब जो है उसको लिए एक कठोर कानून बनाया जाए कि अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल इसका वायलेशन करता है, इसका उल्लंघन करता है, तो उसको हम दंड तो दे सकें, तभी तो इसको लागू कर पाएंगे। अन्यथा वो क्या वो करता रहेगा, हम संविधान बातें करते रहेंगे और एक व्यक्ति आपस में दूसरे के साथ छुआछूत का व्यवहार करते रहेंगे। तो अनुच्छेद 35 फंडामेंटल राइट्स का आखिरी अनुच्छेद 35 बताता है कि कुछ फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के लिए संसद को अधिकार है, संसद को, राज्य विधानसभा को नहीं, संसद को अधिकार है कि वो कानून बना सके। तो ये आर्टिकल 35 के तहत जो है 1955 में एक कानून बनाया गया था, छुआछूत अपराध अधिनियम। बाद में इस कानून को 1976 में संशोधित किया गया, इसको और कठोर बना दिया गया और कठोर बना के इसका नाम रखा गया जो है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। 1989 में कानून को और कठोर किया गया। एक नया कानून 1989 में आया, वो आया SC/ST एक्ट। नाम सुना है? हरिजन एक्ट सुना ना? बोलते हैं हरिजन एक्ट कहते हैं या SC/ST एक्ट कहते हैं। ये कानून आया और इसने जो है इसको और कठोर बनाया। तो ये कानून बना के जो है इसको रोकने का प्रयास किया गया है। इतनी बात समझ आ गई? इस एक्ट में ये व्यवस्था कर दी गई है कि अगर आप किसी व्यक्ति को जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हो, हाँ, मतलब उसको अपमानित करते हो, तो इस आधार पर जो है आप पे कार्रवाई हो जाएगी। ठीक? किसी को आपने कहा कि ऐसे कहा कि उसको उसके जाति सूचक शब्द से ए चमारा है, तो ऐसा क्या उसको वो अपमानित हो रहा आप कहते हमने तो उसको जो है सिर्फ हमने तो उसको छुआ का कुछ किया ही नहीं हमने। नहीं, आप उसको जाति सूचक शब्द प्रयोग करके आप उसको अपमानित कर रहे हो। या किसी खास जाति का जो आप कर रहे हो, ठीक है छुआछूत हम मानते नहीं, हम तो उसको छू रहे हैं, उसको पकड़ के आपने चप्पल के माला पहना दी, उसका मुंह काली करके घुमा रहे हो आप उसको, आप पर हरिजन एक्ट लग जाएगा। मानो उस जाति के व्यक्ति को अगर आप अपमानित कर दो, आप ये नहीं कह सकते कि हमने कहा जो इसको अछूत माना, हमने उसको छुआ, हमने नहीं कहा हमको मत छुओ। आप उसको चप्पल की माला पहना रहे हो, उसका मुंह काली करके उसको घुमा रहे हो, ये सब काम कर रहे हो, आप पर जो है उसका आप उत्पीड़न कर रहे हो उस व्यक्ति को जिसको ऐतिहासिक रूप से अब तक अछूत माना जाता रहा है, तो माना जाएगा आप अनुच्छेद 17 का वायलेशन कर रहे हो, आप उसके मूल अधिकार को उल्लंघन कर रहे हो। लेकिन एक बात और कही गई कि हर व्यक्ति को इसका लाभ नहीं मिलेगा। जो खास जाति में पैदा हुआ है उसके साथ जब व्यवहार करोगे तब उसको जो अनुच्छेद 17 का लाभ लिए। अब मान लीजिए हमने जो है जाकर अपनी गोत्र की किसी लड़के से शादी कर ली, अब समाज ने कहा कि इसने समगोत्री शादी की है, इसका बहिष्कार कर दिया जाए, इसका हुक्का पानी बंद। बिरादरी ने हमको बहिष्कृत कर दिया। हम बिरादरी पर अनुच्छेद 17 का प्रयोग नहीं कर सकते कि देखो इन्होंने हमको तो अछूत मान लिया है, जिन पर कार्रवाई करो, इस बिरादरी पर, इस गांव वालों पर, इसने हमको जो है समाज से बाहर कर दिया, हमको तो अछूत मान लिया। नहीं, इसको अछूत नहीं मानेंगे। अछूत तब मानेंगे जब आप एक खास जाति में पैदा हुए हो, उस जाति में पैदा होने के कारण अब आपके साथ जो है आपके साथ सामाजिक अपात्रता, सामाजिक अयोग्यता आप पर लादी जा रही है। हर कोई जो है इसके दायरे में नहीं आता। एक खास जाति में पैदा होने के कारण आपके साथ जो सामाजिक भेदभाव हो रहा है, एक खास जाति में पैदा होने के कारण, ये वजह नहीं होनी चाहिए कि जो है हमने समगोत्री विवाह कर लिया, अब हमारा जो है हमारी बिरादरी है, हमारे समाज ने हमारा हुक्का पानी बंद कर दिया, हमारा बहिष्कृत कर दिया, हम कहते हमने हमको अछूत समझ लिया है, अब हम तुम पर जो है एक्ट लगाएंगे, हम तुमको अनुच्छेद 17 के उल्लंघन का हम तुमको मुकदमा करेंगे। ऐसा नहीं होगा। बात समझ आ रही है?
प्रश्न क्लियर है? उस जाति विशेष में पैदा होना चाहिए। छुआछूत क्या है? न तो अनुच्छेद 17 में कहीं इसको डिफाइन किया गया, इसकी व्याख्या नहीं की गई, इसका परिभाषा नहीं दी गई छुआछूत है क्या। और न जो कानून बने, जो हरिजन एक्ट बना या जिसके पहले जो है एक्ट बना, जो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1975, 1955, किसी भी अब तक जो भी कानून बने हैं इसमें दंड देने के लिए कि छुआछूत का जो आचरण करेगा उसको ये दंड दिया जाएगा, कहीं भी छुआछूत को परिभाषित नहीं किया गया। अब ये नहीं पता क्या वहां पढ़ा गया क्या? नहीं, हरिजन नाम तो इनको जो गांधी जी ने दिया है। हरिजन जो है, ये लोग हरिजन माने अल्लाह के बंदे हैं, ये नाम उनको गांधी जी ने दिया है। हाँ हाँ, नहीं अब तरीके से कुछ किसी भी तरीके से उसकी व्याख्या कीजिए तो अलग बात है, लेकिन जो है जो एक खास जाति में जो पैदा हुए, जिनको हमारे परंपरा में जिनको हमने अछूत माना। अछूत क्यों माना? इसके अछूत क्यों मान रहे हैं आप? ऐसे क्या बात है? धार्मिक शुद्धता, जो धार्मिक और कर्मकांडी शुद्धता, कि हम धार्मिक रूप से हम शुद्ध हैं, हम बड़े कर्मकांडी हैं और आप हमको भ्रष्ट कर दोगे, ये धार्मिक शुद्धता की जो ये अछूत की जो कॉन्सेप्ट आई है, इसके मूल में जो है धर्म है। जो धार्मिक शुद्धता है, धार्मिक कर्मकांड है, इसकी वजह से खास जाति में पैदा होने वाले खास कर्म करने वालों को हमने अशुद्ध माना और शुद्ध मानकर हमने उसको अछूत मान लिया। जी का इसके पीछे जो लॉजिक है, अब लिख लीजिए। ये हटेगा छुआछूत का अंत है 17, लिखिए। अनुच्छेद 17 छुआछूत का अंत करता है। अनुच्छेद 17 छुआछूत का अंत करता है। इसका किसी भी रूप में आचरण, इसका किसी भी रूप में आचरण, इसका किसी भी रूप में आचरण, इसका किसी भी रूप में आचरण का निषेध किया जाता है। इसका किसी भी रूप में आचरण का निषेध किया जाता है। छुआछूत को आधार बनाकर, छुआछूत को आधार बनाकर लगाई गई कोई भी, छुआछूत को आधार बना के लिखते जाइएगा, समझते जाइएगा। छुआछूत को आधार बनाकर लगाई गई कोई भी निर्योग्यता, छुआछूत को आधार बनाकर लगाई गई कोई भी निर्योग्यता कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगी। निर्योग्यता माने किसी को आप अयोग्य ठहरा देते हो छुआछूत के आधार पर, ठीक? छुआछूत के आधार पर लगाई गई कोई भी निर्योग्यता कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगी। जैसे हम कह दें कि आप जो है मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि आप इस खास जाति से आते हो, इसलिए आप अशुद्ध हो, अछूत हो। तो आप उस पर ये जो अयोग्यता या अपात्रता या डिसेबिलिटी आप उस पर थोप रहे हो कि आप मंदिर प्रवेश क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आप इस जाति के हो, ठीक? तो छुआछूत के आधार पर लगाई गई कोई भी निर्योग्यता, कोई भी जो है डिसेबिलिटी जो है कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। हाँ बताइए।
हाँ हाँ। धर्म के आधार पे नहीं, धर्म कोई बात नहीं। अब जा सकता है ना, पहले भी जा सकता है। तो यहाँ जाति शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। कह रहे छुआछूत के आधार पर क्या लिखा है, जाति लिखा है क्या? हमें लिखा है क्या ये बताइए? छुआछूत की बात कही हमने, इस आधार पर लगाए गए कौन हमने बताया छुआछूत को कहीं संविधान ने डिफाइन नहीं किया। एक मिनट अभी आप छुआछूत को संविधान ने कहीं बता नहीं छुआछूत का मतलब क्या है, ये कहीं बताया उसने संविधान ने, किसी कानून ने नहीं बताया छुआछूत है क्या। ये तो मैसूर हाईकोर्ट ने बार बताया था कि छुआछूत का अर्थ यह है कि किसी जाति में पैदा होने के कारण आप किसी को जो है अयोग्य मान रहे हो। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अभी संविधान ने नहीं कहा। संविधान ने अभी तक नहीं कहा कि भैया छुआछूत क्या किसे कहते हैं। छुआछूत के विरुद्ध जो कानून बने हैं उसमें भी एक बार भी नहीं बताया कि छुआछूत आखिर में है क्या, इसको डिफाइन कीजिए, डिफिनेशन क्या है। डिफिनेशन तो कोई दे नहीं रहा है। एक बार सिर्फ मैसूर हाईकोर्ट ने कहा कि छुआछूत का मतलब जो है किसी भी व्यक्ति को हमने बहिष्कृत कर दिया, ये छुआछूत नहीं है। किसी खास जाति में पैदा होने की वजह से हम उसको जब जो है सामाजिक रूप से अयोग्य मान रहे हैं, ये छुआछूत है। ये सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कहा, मैसूर हाईकोर्ट ने कहा ये, ठीक। हाँ अब बताइए। यहाँ पर तो कुछ कोई ग्राउंड दिया नहीं गया है। बस ये कहा कि छुआछूत के आधार पर आप कोई जो है किसी व्यक्ति पर कोई डिसेबिलिटी आप थोप रहे हो तो कानून के अनुसार दंड मिलेगा, ये कहा गया है। हाँ तो ये भी तो तरीके से आप स्त्री को अछूत मान रहे हो, ठीक। यहां तो आप स्त्री को अछूत मान रहे हो कि आप जो है मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती, तो क्या है ये आपके उनके साथ आप अछूत का व्यवहार नहीं कर रहे हो, यहां भी कर रहे हो है क्या? मतलब अच्छा हाँ। अभी सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे चंद्रचूड़, उन्होंने बात कही, बोले कि ये आप ये मत समझिए कि छुआछूत जो है जाति के आधार पर ही होता है। आप छुआछूत जो है लिंग के आधार पर भी तो चल रहा है। हमने सबरीमाला में देखा नहीं कि हमने स्त्रियों को रोक दिया कि आपको मंदिर में जाने नहीं दिया जाएगा, ठीक। तो आप उनको भी तो अशुद्ध और अछूत मान रहे हो। तो छुआछूत का अर्थ यह नहीं कि आप उसको सिर्फ जाति तक समेट के रखो। लैंगिक छुआछूत भी भारतीय समाज में प्रचलित है, ठीक। हालांकि जब छुआछूत का आर्टिकल हमारे अम्बेडकर के द्वारा या रखा जा रहा था तो वहां पर उनके दिमाग में सिर्फ जो है जाति वो जाति थी, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति दलित लोग थे उनके दिमाग में। लेकिन आज व्यापक अर्थ में हम पा रहे हैं कि सिर्फ जाति के आधार पर नहीं, लैंगिक आधार पर भी जो है छुआछूत प्रचलित है। नहीं, बी आर अम्बेडकर ने थोड़ी लिखा था, पूरी संविधान सभा ने मिलकर कम संविधान बनाया है। वो ड्राफ्टिंग कमेटी जो सबसे महत्वपूर्ण कमेटी थी संविधान की, जो संविधान का प्रारूप तैयार करे थे, उसके चेयरपर्सन थे। उसमें उनके साथ 6 सदस्य और थे। बताया गया कि वो लोग एक से लौटे थे, उसमें भी कहा नहीं करिएगा अम्बेडकर जी तो कोई ले नहीं गया ये सबसे घर वो जहां पर उनका एडमिशन हुआ था बचपन में, जब पढ़ने भेजे गए थे तो वो अलग बिठाए जाते थे। अब उनके लिए पानी के लिए अलग व्यवस्था होती थी, वो जगह से पानी ले सकते थे जहां दूसरे बच्चे पानी लेते थे। तो अब मान लो जिस दिन जो है उनको पानी देने के लिए जो व्यक्ति है, मान लो उस दिन छुट्टी में पियून चला गया तो उनको बिना पानी के रहना पड़ता था, ठीक है। और जब उन्होंने कक्षा 4 पास किया तो अपनी बिरादरी के वो पहले व्यक्ति थे जिसने कक्षा 4 पास किया, तो उनकी बिरादरी में बड़ा आयोजन किया गया कि बच्चे ने कक्षा 4 पास कर लिया है, क्योंकि उस बिरादरी में अभी तक किसी ने कक्षा 4 तो
वो वर्ग जिसको हम अछूत मान रहे हैं या हमारे समाज का इतना निचला वर्ग है, उसको शिक्षा से वंचित किया गया है। जो हमारी सामाजिक संरचना थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और उसके बाद नीचे एक और वर्ग था जो अछूत है। ये क्या सामाजिक संरचना इस प्रकार से बना के रखी गई थी कि कुछ खास वर्ग के लोगों को जो है हमने अधिकारों से वंचित किया। उनके पास संपत्ति का अधिकार नहीं, उनके पास नौकरी का अधिकार नहीं, उनके पास जो है पेशे का अधिकार नहीं, कुछ भी मनपसंद अपना पेशा चुन सकें, उनके पास शिक्षा का अधिकार नहीं। कुल मिला के उनको तमाम अधिकार से वंचित रखा है। इसको भी एक प्रकार की हिंसा कहा जाता है। यह भी हिंसा है। हिंसा तभी नहीं होती जब आप किसी पर चाकू और तलवार से वार करो। हिंसा यही है कि आपने पूरी सामाजिक संरचना इस प्रकार से बना के रखी है कि उसमें चंद लोग लाभान्वित हो रहे हैं और बड़ा वर्ग जो है लाभ से वंचित है। लाभ पर समाज के उच्च वर्गों का कब्जा है, शिक्षा पर, प्रशासन पर, संपत्ति पर, मनपसंद पेशे को चुनने का अधिकार। एक दूसरे वर्ग को आपको शिक्षा का अधिकार नहीं है, धार्मिक कर्म कांडों का अधिकार नहीं है, वेद को पढ़ने का अधिकार नहीं है, वेद को सुनने का अधिकार नहीं, अपनी शादी ब्याह अपने परंपराओं को वैदिक रीतियों से करने का अधिकार नहीं है। कुल मिला के आपको कोई अधिकार नहीं दिया। ये क्या है? ये भी प्रकार की हिंसा। इसको कहा जाता है संरचनात्मक हिंसा, स्ट्रक्चरल वायलेंस। इसको संरचनात्मक हिंसा कहा जाता है। ऐसी हिंसा जिसमें सामाजिक ताना बाना इस प्रकार से बनाया जाता है कि कुछ लोगों को हम अधिकारों से वंचित कर देते हैं, उनको विशेषाधिकारों से वंचित कर देते हैं। तो ऐसी हिंसा को संरचनात्मक हिंसा कहा जाता है। इसलिए समाज में समानता लाने के लिए अनुच्छेद 14 लाया गया कि कानून के आगे हर कोई समान है। हमारे दंड विधान में इतना अंतर रखा गया था कि उच्च वर्णों के साथ जो है उसने वही अपराध किया है, उसके साथ रियायत की जा रही है। निम्न वर्णों ने अपराध किया, कठोरता की जा रही है। यह क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ नहीं है। यह कानून के सामने समानता नहीं है। समाज कैसा है? समाज समता मूलक नहीं है। समाज भेदभाव परक है, भेदभाव किया जा रहा है। रूल ऑफ लॉ नहीं है, कानून इक्वलिटी बिफोर लॉ नहीं है। अनुच्छेद 14 ही तो कहता है। अनुच्छेद 14 कहता है कानून के आगे हर कोई समान है। आप उच्च वर्ण में पैदा हो, निम्न वर्ण में पैदा हो, अमीर हो, गरीब हो, वंश कुछ भी हो, कानून के आगे हर कोई समान है। किसी के पास विशेषाधिकार अब नहीं होगा। ये तो क्या था? समान विशेषाधिकार संपन्न और विशेषाधिकार विहीन दो वर्गों में बटा हुआ था। अनुच्छेद 14 कहता है कानून के आगे हर कोई समान, माने सबसे पहला स्टेप ये उठाया गया कि किसी को भी विशेषाधिकार नहीं मिलेगा। कानून के आगे हर कोई समान, पहला स्टेप। चलो अच्छा, आपने विशेषाधिकार हटा दिया, लेकिन जो आगे बढ़ रहे हैं तो आगे हमेशा बने रहेंगे, जो पीछे हमेशा पीछे बने रहेंगे। आपने कहा हर कोई के लिए एक कानून। निश्चित रूप से सामाजिक समानता के लिए यह पहला स्टेप है कि हर के लिए एक कानून, लेकिन जो पीछे हो गए उनको आप समान कैसे कर पाओगे? उनको कैसे उठाओगे? तो उनके लिए हमको विशेष व्यवस्था करनी पड़ेगी। हर के लिए एक कानून नहीं चलेगा, उनके लिए विशेष कानून बनाना पड़ेगा और विशेष कानून बनाकर उनको रियायत देनी पड़ेगी, उनको आरक्षण देना पड़ेगा। उनके साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय करके हम उनको ऊपर उठाएंगे। उनके लिए हम रियायत करेंगे, उनको आरक्षण देंगे, राजनीति में आरक्षण देंगे, नौकरी में आरक्षण देंगे, शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण देंगे। इन आरक्षण देकर ये आपका तर्क नहीं चलेगा सबके लिए एक कानून। क्लियर हो रही है? तो इसको कहते हैं सामाजिक, इसको कहते हैं संरचनात्मक हिंसा, स्ट्रक्चरल वायलेंस। अकेले भारत में नहीं, जिसमें हर जगह से पाया गया है। आप यूरोप में जाइए, अमेरिका में जाइए, वहां पर नस्लवाद है, गोरे कालों का अंतर है, दास प्रथा चलती थी। दास प्रथा में कास्ट सिस्टम नहीं है, वहां दास प्रथा चलती थी। और दास प्रथा में जो दास वर्ग में आते थे उनको तमाम अधिकारों से वंचित रखा जाता था। तो उनकी सामाजिक संरचना इस प्रकार की थी कि जहां पर एक उनकी सामाजिक संरचना में एक खास वर्ग को वंचित रख रहे हैं। गोरे काले के आधार पर गोरों को विशेषाधिकार और कालों के साथ तमाम प्रकार के भेदभाव। भारत में छुआछूत के आधार पर, उच्च वर्ण, निम्न वर्ण, जाति के आधार पर। तो ये क्या है? ये को कहते हैं ये स्ट्रक्चरल वायलेंस है, सामाजिक हिंसा है। ये पूरा सामाजिक ताना बाना आपने इस प्रकार का बना के रखा है जिसमें खास वर्ग के लोगों के साथ आप तमाम प्रकार के अयोग्यताओं पर लाद देते हो। आप अयोग्य हो, आप मंदिर नहीं जा सकते, आप शिक्षा नहीं ले सकते, आप प्रशासन कुछ पदों में नहीं आ सकते। ये संरचनात्मक हिंसा है, स्ट्रक्चरल वायलेंस है। उसका मूल क्या है? इसकी रूट कहां है? इसकी जड़ें कहां पर है? धर्म और कर्मकांडी शुद्धता पर, शुद्धि अशुद्धि पर है। हमारे कर्मकांड, हमारे धर्म, इनको आधार बना के आपने इस तरह का स्ट्रक्चरल वायलेंस आपने क्रिएट किया है। बात समझ आ रही? टाइम कितना हो रहा है? हाँ,
अच्छा, अरे तो बात हम 15 मिनट पढ़ा देंगे। हाँ, क्या लिखा है? अच्छा, ये कहानी समझ में आई छुआछूत की? है? अब आराम से लिख सकते हैं ना, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। कहीं उन्हें कहीं उन्होंने बस अच्छा, मजेदार बात ये देखिए, अनुच्छेद 17 की और खत्म देखिए। अभी तक हम आपको जितने अनुच्छेद 17 14 पढ़ाया, 14 के हमने अपवाद बताए। क्या कानून के आगे है को समान? फिर कहा गवर्नर, राष्ट्रपति, विदेशी शासक, हमारे राजदूत, संसद के सदस्य संसद के अंदर कार्रवाई में भाग लेता है, उनको कानून के ऊपर हमने बताया। कुछ भी करेंगे इन पर किसी कोर्ट में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अपवाद बता दिया। अनुच्छेद 15 बताया कि जाति धर्म इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और फिर उस पर अपवाद शुरू। एससी है, हाँ उसको रियायत करो। एसटी है, रियायत करो। स्त्री है, रियायत करो। ईडब्ल्यूएस है, रियायत करो। अच्छा, फिर अनुच्छेद 16 बताया हर एक को अवसर की समता, और फिर अपवाद शुरू कर दिया। ये अनुच्छेद 17 कोई अपवाद नहीं देता, कोई अपवाद नहीं। माने ये नहीं कि छुआछूत का निषेध किया जाता है, फिर संसद कानून बना के यहां पर छुआछूत अप्लाई कर सकती है, यहां अप्लाई कर सकती है। ठीक, अनुच्छेद 17 का जो नेचर क्या है, ये अब्सोल्यूट है। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे 14, 15, 16, ये अब्सोल्यूट नहीं है, इनके अपवाद हैं। इनका कोई अपवाद नहीं रखा गया। माने उसी प्रकार का कोई कानून ऐसा नहीं बनेगा कि छुआछूत का निषेध किया जाता है, मगर इस वर्ग में या यहां पर छुआछूत किया जा सकता है इन परिस्थितियों में, ऐसा कोई कानून नहीं हो सकता। बात समझ आ रही है? अर्थात ये जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है, हमारी संसद, हमारी जो है विधानसभाएं, उन पर पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्शन लगाती है, उनकी शक्ति पर, कि ऐसा किसी प्रकार का कोई कानून बनाया ही नहीं जाएगा। अनुच्छेद 14 में इस प्रकार के कानून बनाए जा सकते हैं कि जो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करे। अनुच्छेद 15 इस प्रकार के कानून बना सकते हैं जो अनुच्छेद 15 में चीजों को जो है हट के इसका अपवाद का सहारा लेकर। अनुच्छेद 16 में कानून बना सकते अपवाद का लेकर। अनुच्छेद 16 का धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में ये बात हमने बताई। अनुच्छेद 16 के क्लॉज 5 बताया कि ऐसे धार्मिक संस्थान जहां पर उसी धर्म के व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी। अपवाद बता दिया कि नहीं बता दिया? सरकार कानून द्वारा व्यवस्था कर सकती है कि उस धार्मिक संस्थान में उसी धर्म के व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी। हर जगह अपवाद चला है, अनुच्छेद 17 में कोई अपवाद नहीं चला है, एब्सोल्यूट है ये। ठीक, बात समझ आ रही को? अब लिखिए। नहीं, अब इसकी ये जितनी बातें बताई हैं आज सब लिखाएंगे। लिखा क्या? आखिरी लाइन पढ़िए। हाँ, ठीक ठीक ठीक। अब चूंकि जब हम कोई संविधान का कोई मूल अधिकार अगर जो हमको व्यक्तियों के विरुद्ध भी उपलब्ध होता है, तो उसको लागू कराने के लिए हमको अलग से कानून भी बनाना पड़ता है। देखिए, कुछ मूल अधिकार इस प्रकार के हैं कि अगर आप कानून ना भी बनाएं तो वो अप्लाई किए जा सकते हैं। इन कुछ मूल अधिकार ऐसे होते हैं वो तभी लागू हो पाएंगे जब आप कानून बनाओ। जैसे अनुच्छेद 17 छुआछूत का निषेध किया जाता है, सिर्फ संविधान में अनुच्छेद 17 से छुआछूत का क्या निषेध हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। आपको कानून बनाना पड़ेगा कि जो व्यक्ति छुआछूत को फैलाएगा उसको इतने साल की कारावास, इतना जुर्माना किया जाएगा। अब कोई आचरण कर रहा है तो आप जो है कानून के सहारा लेकर उस पर मुकदमा ठोकिए, उसको कोर्ट में घसीटिए और सजा दीजिए। तो इस प्रकार से जो है छुआछूत को रोका जाएगा, तभी तो लागू होगा। तो जो मूल अधिकार हमें व्यक्तियों के विरुद्ध भी उपलब्ध हैं और उसमें दंड की व्यवस्था अगर है, 17 कहता है कि कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। तो अगर 17 के अनुसार दंड की व्यवस्था की जाए तो उसके लिए फिर हमारे संविधान के भाग 3 जो मूल अधिकार संबंधित है, उसमें एक अनुच्छेद है 35, वो संसद को अधिकार देता है कि किसी मूल अधिकार को लागू करने के लिए आप कानून का निर्माण करें। ठीक, तो इसे छुआछूत को रोकने के लिए संसद ने जो है अनुच्छेद 35 के अंतर्गत, अनुच्छेद 35 का सहारा लेकर जो है 1955 में जो है एक कानून बनाया, छुआछूत अपराध अधिनियम। 1955 में एक कानून बना, छुआछूत माने अस्पृश्यता। ये तो हम बोलचाल करें छुआछूत। कानून का नाम है अस्पृश्यता, ब्रैकेट में अपराध
अधिनियम, अधिनियम 1955। ठीक, तो लिखिए, ये लिखिए, किसी मूल अधिकार को, किसी मूल अधिकार को प्रवर्तित कराने के लिए, हाँ ऐसे लिखिए, किसी मूल अधिकार को प्रवर्तित, प्रवर्तित नाम सुना है? परिवर्तित नहीं, प्रवर्तित, यह है प्रवर्तित, माने इसको बोलचाल कहते हैं लागू कराना, अंग्रेजी में कहते हैं एनफोर्समेंट, एनफोर्समेंट, हिंदी में कहते हैं। हमने ये कठिन शब्द इसलिए बोला है क्योंकि आपको एग्जाम में ये शब्द मिलेगा प्रवर्तित, इसलिए बोला है। किसी मूल अधिकार को प्रवर्तित, अंग्रेजी में इसको कहते हैं, ब्रैकेट में लिखिए एनफोर्समेंट, ब्रैकेट में लिख लीजिए एनफोर्समेंट, किसी मूल अधिकार को प्रवर्तित कराने के लिए अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 35 संसद को, अनुच्छेद 35 संसद को कानून बनाने का अधिकार देता है। किसी, ये बात समझ आ रही जो हम कह रहे हैं? किसी मूल अधिकार को प्रवर्तित कराने के लिए अनुच्छेद 35 संसद को कानून बनाने का अधिकार देता है। संसद क्या राज्य तो है? संसद राज्य नहीं, आपको अनुच्छेद 12 में बताया था ना राज्य किसे कहते हैं, याद आ रहा है? लिखिए, अतः संसद ने, अतः संसद ने, अतः संसद ने अस्पृश्यता, ब्रैकेट में अपराध अधिनियम 1955 पारित किया। अतः संसद ने, अभी लिख के दिखा रहे हैं, अतः संसद ने अस्पृश्यता, अंग्रेजी में कहते हैं इसको द अनटच, ब्रैकेट में ऑफेंस एक्ट 1955। अतः संसद द अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 पारित किया। ठीक, अस्पृश्यता, बोलचाल में छुआछूत, अतः संसद ने द अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 पारित किया गया। फिर क्या किया गया? पता चला अभी छुआछूत इसका कोई असर पड़ नहीं रहा, छुआछूत पर जो है कोई लोग डर नहीं रहे हैं, तो इस कानून को कठोर बनाया गया, इसी कानून को और कठोर किया गया, इसका नाम बदल दिया गया, इसका नाम कर दिया गया द प्रोटेक्शन, द प्रोटेक्शन ऑफ, पहले समझ लीजिएगा तब लिखिएगा, द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट, सिविल राइट्स एक्ट 1955। ये काम किया गया है 1976 में। 1976 में संसद ने क्या किया? इस कानून को और कठोर बनाया, इसमें जो दंड के प्रावधान थे, इसमें जो दंड के प्रावधान थे उसको और कठोर किया, और इस कानून का नाम बदल के कर दिया गया द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। हिंदी उसको कहेंगे नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, हिंदी में कहेंगे नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। लिख लीजिए। उपरोक्त कानून को, कौन, ये जो कानून है, देखिए, उपरोक्त कानून को 1976 में संशोधित करके और कठोर किया गया। उपरोक्त कानून को, कौन सा कानून है? द अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955। उपरोक्त कानून को 1976 में संशोधित करके और व्यापक और कठोर किया गया, और व्यापक और कठोर किया गया, और व्यापक और कठोर किया गया, और इसका नाम रखा गया, और इसका नाम रखा गया, यही कानून है, बस इसका नाम बदला गया। ठीक है,
और थोड़ा सा उसमें अमेंड किया गया है, कानून वही है, द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। हिंदी में इसको लिखिएगा क्योंकि आपको हिंदी में वहां मिल सकता है परीक्षा में। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। देखिए 76 में इसको संशोधित किया गया, नाम इसका वही है 1955। ठीक, कानून का जो जो पहली बार जब कानून आया था 1955, यही डेट लिखी जाएगी, इसके साथ यही तिथि लिखी जाएगी, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। तो इस कानून में 1976 में अमेंडमेंट करके इसका ये नया नाम रखा गया। इतनी बात समझ आ गई? उस पर फिर क्या हुआ? तो देखिए ये जो कानून है, देखिए ये कानून एक ही है, ये कानून बना था, अब आज ये कानून नहीं है, इसको जो है हमने इस रूप में बदल दिया है। 1955 का जो अनटचबिलिटी एक्ट था, 1955 के अनटचबिलिटी एक्ट का नाम हमने बदल के कर दिया है द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। ठीक, और इस कानून को जो है थोड़ा सा हमने और कठोर कर दिया है और व्यापक कर दिया है, इसका स्कोप बढ़ा दिया है। तो एक तो हमारे पास ये कानून है, आज हमारे पास जो है छुआछूत विरोधी, एक तो ये कानून है। ये कानून कौन सा? ये तो कानून है, इसको हमने कठोर किया है। एक कानून और पारित किया गया है, ये 1989 में पारित किया गया है। ये कानून है SC ST ब्रैकेट में जो है प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। इसी को कहते हैं हरिजन एक्ट। ये कानून है शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज, उत्पीड़न का निवारण अधिनियम 1989। किसने बनाया? संसद ने। नहीं, संविधान थोड़ा, संविधान तो अनुच्छेद 17 है, अनुच्छेद 17 को लागू करने के लिए संसद ने कानून बनाए हैं। ठीक, और संसद ने जो कानून बनाए हैं ये अनुच्छेद 35 के अंतर्गत बनाए हैं। मूल अधिकार का जो अंतिम आर्टिकल है, आर्टिकल 35, वो संसद को अधिकार देता है कि किसी मूल अधिकार को आपको अगर लागू कराना है तो उसके लिए आप कानून बना सकते हो। विधानसभा को अधिकार नहीं है, ये संसद को अधिकार है। क्योंकि कुछ मूल अधिकार इस प्रकार के होते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, फिर बाद में आप जो है प्रश्नों के जवाब नहीं दे पाते हैं, आप मामूली प्रश्न जवाबों में चूक जाते हैं। संसद को यह अधिकार दिया गया है कि देखिए कुछ मूल अधिकार की प्रकृति इस प्रकार की है कि सिर्फ संविधान में उनको लिखने से वो लागू नहीं हो सकते, उनको अप्लाई करने के लिए जो है हमें संसद में कानून बनाना पड़ता है। जिसे छुआछूत का अधिकार है, छुआछूत के विरुद्ध अधिकार है। तो संविधान में लिख देने से छुआछूत का किया जाता है, ये छुआछूत को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि ये अधिकार हमें नागरिकों के विरुद्ध भी दिए गए हैं। और नागरिक छुआछूत करेंगे तो क्या करोगे? तो कुछ कानून तो बना के रखो जो नागरिकों को डराए कि अगर आपने छुआछूत किया तो कानून का डंडा आप पर चलेगा। ठीक, तो आज हमारे पास ये दो कानून हैं, एक तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 जो 1955 का पहले को संशोधित किया गया है, दूसरा ये है जिसको बोलते हैं हरिजन एक्ट, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न निवारण अधिनियम 1989। क्या हिंदी में इसको लेकर दिखाएं? क्या हिंदी में लिखें? हाँ, उत्पीड़न का निवारण अधिनियम 1989। ये जो है यहां पर लिखेंगे अनुसूचित जाति
और जनजाति, ये हिंदी में कहते हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति ब्रैकेट में उत्पीड़न का निवारण ब्रैकेट बंद अधिनियम 1989, किसको हिंदी में कहते हैं? बोलचाल में इसको हरिजन एक्ट कहते हैं। ठीक, इस प्रकार से आज हमारे पास जो है ये दो कानून हैं। ठीक, अच्छा आगे लिखिए अनुच्छेद 17, आगे लिखिए अनुच्छेद 17 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों को, अनुच्छेद 17 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों को, अनुच्छेद 17 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों को मौलिक 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 कौमा राजनीतिक कौमा राजनीतिक नहीं, राजनीतिक गलत है, राजनीतिक सही होता है। राजनीतिक लोग बोलते हैं ये गलत है, राजनीतिक ये सही शब्द है। मौलिक राजनीतिक आर्थिक 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 सामाजिक आर्थिक सामाजिक धार्मिक आर्थिक सामाजिक धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकार प्रदान करता है। कल्चरल राइट्स, सांस्कृतिक अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 17 जो है ये जो है जो अनुसूचित जाति हैं, जो अनुसूचित जनजाति हैं, ठीक है, उनको मौलिक अधिकार देता है, सामाजिक अधिकार देता है, राजनीतिक अधिकार देता है, सांस्कृतिक अधिकार देता है, आर्थिक अधिकार देता है, ठीक है, धार्मिक अधिकार देता है। आगे लिखिए अनुच्छेद 17 का कोई अपवाद नहीं है। अनुच्छेद 17 का कोई अपवाद नहीं है। अनुच्छेद 17 का कोई अपवाद नहीं है, अर्थात ये एक निरपेक्ष, अर्थात यह एक निरपेक्ष, निरपेक्ष के ब्रैकेट में लिखिएगा एब्सोल्यूट, अर्थात यह एक निरपेक्ष, निरपेक्ष के ब्रैकेट में लिखिए एब्सोल्यूट, यह एक निरपेक्ष ब्रैकेट में एब्सोल्यूट अधिकार है, ये एक एब्सोल्यूट अधिकार है। इतना समझ आ रही है ना? पढ़ा चेंज कीजिए और लिखिए अनुच्छेद 17 विधायन सत्ता पर माने लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, अनुच्छेद 17 विधायन सत्ता, विधायन सत्ता माने लेजिस्लेटिव अथॉरिटी माने से संसद है, विधानसभा है ना। अनुच्छेद 17 विधायन सत्ता पर पूर्ण पूर्ण प्रतिबंध लगाता है। अथॉरिटी पूर्ण प्रतिबंध लगाता है। देखिए अगर कोई अपवाद होता तो उस अपवाद का सहारा लेकर संसद से कानून बनता कि जो है इन इन मामलों में छुआछूत की जा सकती है, जैसे अभी तक हो रहा था। अभी तक के जो आर्टिकल थे उसमें अपवाद थे, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, मगर धार्मिक संस्थाओं में नियुक्ति धर्म के व्यक्ति की ही की जाएगी। जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, मगर SC/ST को रिजर्वेशन दिया जाएगा। अभी तक अपवाद चल रहे थे। अनुच्छेद 17 में छुआछूत को लेकर कोई अपवाद रखा ही नहीं गया है। अर्थात ऐसा नहीं सकता कि संसद कानून बनाए कि इन इन मामलों में छुआछूत की जा सकती है, ऐसा नहीं है। ठीक, इसी बात को बताया गया है। आगे लिखिए छुआछूत को ना तो संविधान में ना ही अब तक के किसी कानून में परिभाषित किया गया है। छुआछूत को ना तो संविधान में, छुआछूत को ना तो संविधान में और ना ही अभी तक
किसी कानून में परिभाषित किया गया है। टाइम कितना हो रहा है? 11 पढ़ाएं कुछ आगे वाली, पिछली जो अब आगे क्लास होनी उसको रोक दें। ये तो अभी इसमें कुछ बातें और हैं बताने के लिए, बहुत सी बातें हैं। बस तो खत्म हो जाए क्या टर्न में? अभी बताना संरचनात्मक हिंसा क्या है ये बताना है। जो ये बताई थी ना हमने, याद आ रहा है कि नहीं याद? अभी बताया था स्ट्रक्चर ऑफ वायलेंस है, वो लिखाना है।